हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का डीके क्लासरूम के इस क्लास में, जिसमें आज हम हिंदी वर्णमाला के शब्दों को सीखेंगे, जिसमें सभी प्रकार के स्वर और व्यंजन सभी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे तथा ये देखेंगे कि कौन कौन से स्वर किस उच्चारण स्थान के साथ तथा कितनी इनकी संख्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें आप लोग स्वर और व्यंजनों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी वर्णमाला है वो है दो तरह की होती है, जिसमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन को संयुक्त रूप से वर्णमाला कहा जाता है। अब आते हैं, पहले स्वर को समझ लेते हैं कि स्वर क्या होता है और इनकी संख्या कितनी होती है। तो हमारा जो स्वर है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है वो ह्रस्व स्वर कहते हैं और दूसरे को जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब कि जिनको लघु स्वर भी कहा जाता है, और दीर्घ स्वर यानी कि जो दीर्घ रूप में यूज किए जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर में चार आते हैं: अ, ई, उ, री। अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये चार इनकी संख्या होती है और ये जो है इन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। दूसरी बात आ जाते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 7, जिसमें आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ ये होती हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर कुल गिनती में देखा जाए तो स्वरों की संख्या हो जाती है हमारी 4 + 7 यानी कि 11। तो ये हम 11 कह सकते हैं कि हमारे टोटल स्वर की संख्या होती है। अब व्यंजन कितने होते हैं? तो अगर कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर होती है हमारी 41 यानी कि 41 होती है। अब इन 41 में अलग अलग यानी कि कितने होते हैं ये देख लें। तो सबसे पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कुल मिला के 27। अब ये 27 में कौन कौन से? तो क वर्ग यानी कि कस, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, फ, ब, भ, म, यानी कि ये पांचों वर्ग की जो व्यंजन है इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा दो ऐसे व्यंजन हैं जिनको ड़ और ढ कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 27 इनकी संख्या होती है। उसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वो होते हैं य, र, ल, व, यानी कि 4 इनकी संख्या हो गई। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में, जो ये होता है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, इनको जो है 4 इनकी संख्या होती है और इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे व्यंजन जो विदेशों से हमारे यहाँ आए हुए हैं। ऐसे व्यंजन को आगत व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या है 2, जिसमें ज और फ इनके साथ एक बिंदी नीचे लगता है और ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। और एक और प्रकार का व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में
4 इनकी संख्या होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या हो गई 4। यानी अगर देखें तो व्यंजनों की जो प्रकार है, व्यंजनों के प्रकार है वो है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। तो इस तरह से हमारा जो व्यंजन है और स्वर है उनकी संख्या हम लोग देख लिए हैं। अब जो है टोटल पूछा जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि टोटल वर्णमाला कितनी होती हैं। तो वर्णमाला हम लोग बता सकते हैं 11 स्वर और 41 व्यंजन, ये मिलाकर हमारे 52 जो है वो वर्णमाला होती हैं। अब आ जाते हैं कि अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त वर्णमाला किसको बोलते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो ड़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा ज और फ जैसा मैंने बताया आगत व्यंजन में वो विदेशी व्यंजन है, जैसे कि इनको विदेशों से ये लिए गए हैं, इसलिए इनको आगत या विदेशी व्यंजन कहे जाते हैं। अब आ जाते हैं स्वरों के जो वर्गीकरण है। प्रत्येक जो हमारे 11 स्वर हैं इनके वर्गीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि और ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसी एक व्यंजन का या किसी स्वर का दे दिया जाए कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए 4 प्रकार के हमारे वर्ण नाम होते हैं, जिसमें कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। यानी कि जो कंठ से यानी गले से जो बोला जाए, तालव्य यानी कि तालू से जो बोला जाए, मूर्धन्य जो कि मूर्धा से बोले जाए, और ओष्ठ यानी कि जो होठ से बोले जाएं। तो देखिए सबसे पहले कंठ से जो बोले जाने वाले स्वर हैं वो हैं अ, आ, और आ, यानी कि उसके ऊपर चंद्रबिंदी। तो ये कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं, अनुनासिक जिनको कहते हैं। एक जो है हर्ष स्वर के रूप में आ जाता है अ, दीर्घ स्वर के रूप में आ जाता है आ, निरानुनासिक या मौखिक स्वर में आ, और अनुनासिक स्वर में आ जाते हैं आ। उसके बाद तालु, तालु में उसके बाद तालु में आ जाते हैं। तालु यानी कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, इसको तालु कहते हैं। इसमें इसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई और ई, यानी कि अभी मैं हर्ष व दीर्घ और निरानुनासिक, अनुनासिक, इसमें हम लोग अभी उसमें भी वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद आ जाता है मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य से बोले जाने वाले जो शब्द हैं, जो जो स्वर हैं, उसमें आता है री, ए और ए, ओ और औ, ये बोले जाते हैं। कंठ प्लस तालु जो है वो कंठा तालव्य कहलाता है, और ओठ और कंठ मिला के कंठोष्ठ जो होते हैं उनको कहा जाता है। इसके अलावा जो ओष्ठ से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो हैं ऊ और बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब आते हैं इस पे हिंदी वर्णमाला में जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान किसी अवरोध के बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए ये ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दूसरा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जिन स्वरों को कम समय में उच्चारण किया जाता है उन्हें
हर्स्व स्वर कहा जाता है। उसके विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में हर्स्व स्वर से अधिक समय लगता है उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्स्व स्वर तथा जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब देखिए इनको पहचान भी लें कि कौन कौन से हर्स्व स्वर होते हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, कौन कौन से मूल स्वर होते हैं। तो हर्स्व स्वर में आपके आते हैं अ, छोटा ई, उ और री, और इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। अ, ई यानी कि छोटा ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद री। इन चारों को कहा जाता है हर्स्व स्वर और इनको ही मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको ही मूल स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर कौन होते हैं? तो इनको जो है बोलने में ज़्यादा समय लगता है और इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इसमें आ जाता है आ, बड़ी ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद ये बड़ा ऊ है, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। ये जो है ये होते हैं दीर्घ स्वर। आगत स्वर, जैसा मैंने बताया कि ये शब्द जो है, ये स्वर जो है ये विदेशों से आए हुए हैं। तो अ ये जो है आगत स्वर है। उसके बाद अब आते हैं बोलने के आधार पे, जो हमारे मुंह में बोलने जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पे। तो जो अग्र स्वर है यानी कि हमारे मुंह के अगले हिस्से से जो बोले जाते हैं उनको कहा जाता है अग्र स्वर। उसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। उसके बाद मध्य स्वर का कौन से हैं? तो अ जो है ना ज़्यादा पीछे से बोला जाता है ना ज़्यादा आगे से बोला जाता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर यानी कि हमारे मुंह के पिछले हिस्से से जो बोले जाने वाले स्वर हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो इसमें आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ यानी कि जो आगत स्वर है उसे भी पश्च स्वर में रखा गया है। उसके बाद समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर का मतलब है जो हमारा मुंह है वो बोलते समय बंद हो जाए। तो समृद्ध स्वर में आते हैं बड़ा ई और ऊ। जैसा आप देख रहे हैं ई यानी कि मुंह बंद हो रहा है और बड़ा ऊ, तो इसको भी बोलते समय मुंह बंद हो रहा है। तो ये जो हैं ये हमारे होते हैं समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? तो जिनको बोलते समय मुंह आधा खुला रहता है और आधा बंद रहता है, तो इनको बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। जैसे कि छोटी ई और छोटा ऊ, इनको बोलते समय मुंह हमारा आधा खुला रहता है, इसलिए इनको अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम विवृत। विवृत कौन से हैं? तो विवृत ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय मुंह हमारा खुला रहता है, पूरा खुल जाता है। जैसे आ, ऐ, औ, ये जो है विवृत स्वर हैं। उसके बाद अर्ध विवृत कौन कौन से हैं? तो अर्ध विवृत में वो हैं जैसे जिससे जिनको बोलते समय हमारा मुंह जो है वो आधा खुला रहे, यानी कि ए, अ, ओ और आ। ठीक है। अब देखिए ये इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैंने बता दिया। उसके बाद जैसा मैंने बताया टोटल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 41 होती है, यानी कि 41। और जो स्पर्श व्यंजन है उसमें मैंने क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण दो और दो जो है उसमें जो स्वर थे और व्यंजन जो थे ढ और ढ वो। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आप लोगों ने वर्णमाला को बड़े ध्यान से देखा आप लोगों ने और इसको समझा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोगों से होता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने
दोस्तों तक पहुंचाएं और शेयर करें, जिससे कि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने को आदमी उत्साहित रहे। धन्यवाद।